નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દીની અંદર પાઠ 7 સોચ અપની અપની વિશે માહિતી મેળવવાની છે કે લોકોની અલગ અલગ રીતે સોચ હોઈ શકે, વિચાર હોઈ શકે. એક જ વાત ઉપર કોકના વિચાર હકારાત્મક પણ હોઈ શકે છે અને નકારાત્મક પણ હોઈ શકે છે. तो तेनी ज आखी बात आपने पाठ जो आपरो छे सोच अपनी अपनी तेनी अंदर करेली है. किसी विषय के पक्ष और विपक्ष में तर्क वितर्क सहित अपने विचारों की अभिव्यक्ति ही वाद विवाद है. वाद विवाद मौखिक भावाभिव्यक्ति का अत्यंत प्रभावशाली तथा महत्वपूर्ण रूप है. वाद विवाद में कोई विषय पर निर्धारित कर लिया जाता है. कुछ विद्यार्थी उस विषय के पक्ष में तथा कुछ विपक्ष में अपने अपने तर्क इकट्ठे करते कार्यक्रम के दिन श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करते हैं. एक वक्ता पक्ष में अपने विचार रखता है तो दूसरा वक्ता विपक्ष में. इस प्रकार वक्ताओं को अपनी बात की पुष्टि तथा विपक्षी के कथन के खंडन का अवसर मिलता है. हवे અહીં નીચે આપણે જોઈએ તો વાદ વિવાદમાં પહેલો વાદ વિવાદ આપણે કેનો કરી શકીએ તેની વાત કરેલી છે. तो यहाँ कीधेलू है कि नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए, फिर उन पर आधारित प्रश्नों पर कक्षा में वाद विवाद कीजिए. हवे पहला तो चित्र जोईए तो यहाँ बे चित्रों आपेला है. बंने चित्र में पहलू चित्र जोशू तो आपने गामडानुं आपेलुं छे कि गामडानुं दृश्य केवुं तमने देखाय छे, तेमां शुं जोवा मळे छे, मकान केवा छे, लोको शुं करी रह्या छे. ज्यारे बीजुं जे चित्र छे ए शहेरनुं छे कि शहेर एटले के नगरना लोको शुं करी रह्या छे ते बधी आपणे न्या आपेलू है. तो हवे वाद विवाद आपणे करीए तो पहला प्रश्न एवो छे वाद विवादनो, दोनों चित्र में क्या अंतर है. तो पहला आपणे बे चित्रनो अंतर जोशुं कि बेमां शुं फरक है. तो दोनों चित्रों में से एक चित्र गांव का है और दूसरा नगर का है. गांव के चित्र में नदी है, उसके घाटों पर नहाते, कपड़े धोते, पानी भरते और काम करते लोग हैं. गांव में कच्चे घर हैं, लोग मामूली कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन गांव में बड़ी शांति का वातावरण है. नगर के चित्र में चौड़ी और दो तरफा सड़क है, पक्के मकान है, सड़क पर वाहन चल रहे हैं, वाहनों के कारण शोर है, लोग आधुनिक वेशभूषा में है. અહીં આપણે જોઈ શકીએ છીએ બંને ચિત્રમાં તો પહેલું ચિત્ર ગામડાનું છે અને બીજું ચિત્ર નગરનું છે. ગામડાના ચિત્રની અંદર નદી વહી રહી છે, એનો જે નદીનો કિનારો હોય ત્યાં બધા લોકો નાતા હોય, કપડાં ધોતા હોય, પાણી ભરતા હોય અને કામ કરતા હોય એવું આપણને દેખાય છે. ત્યારબાદ ગામડાની અંદર જોઈએ તો કાચા મકાન છે અને જે લોકો છે એને સાધારણ કપડાં પહેરેલા છે. અને ગામમાં આવું બધું એટલે કે સાધારણ વ્યક્તિ રહી છે તો પણ ગામડામાં શાંતિનું વાતાવરણ છે. જ્યારે બીજી કોર આપણે જોઈએ તો નગરની ચિત્રની અંદર એક ચોરી એટલે કે પહોળાઈવાળો રસ્તો છે કે જે બે તરફા સડક એટલે કે બેકોર જાતી હોય એવો રસ્તો ત્યાં આપણને આપેલો છે. ત્યાં પાકા મકાન છે, રસ્તા ઉપર વાહનો ચાલી રહ્યા છે અને વાહનોના કારણે અવાજ પણ ખૂબ થાય છે. અને ત્યાં બે લોકો ઊભા છે, તેની વેશભૂષા આધુનિક છે એટલે કે મોડર્ન આપણને લાગે છે. બીજો પ્રશ્ન એવો છે, गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा रुचिकर लगता है, क्यों. तो અહીં મારો વિચાર રજૂ કરું તો गांव के जीवन में सादगी सरलता है, किसी तरह की बनावट और तड़क भड़क नहीं है, लोग शांति से अपने अपने काम करते हैं, नदी कुएं का पानी पीते हैं, वे अपने खेतों में उगाया अनाज तथा ताज़ी सब्जियां खाते हैं, लोग कच्चे घरों में रहते हैं पर उनका जीवन प्रकृति के बहुत नज़दीक होता है. જ્યારે નગરની વાત કરીએ આપણે તો नगर के जीवन में तड़क भड़क और बनावट अधिक होती है, लोग आधुनिक और फैशनेबल कपड़े पहनते हैं, वे पक्के मकानों में रहते हैं, वे नल का पानी पीते हैं और बाजार से अनाज तथा फल सब्जी खरीद कर खाते हैं. नगर की सड़कों पर वाहनों का हमेशा शोर होता है, लोग दुकानों, बैंकों और दफ्तरों में काम करते हैं. नगर के जीवन में शांति नहीं होती, लोगों का जीवन प्रकृति से बहुत दूर होता है. नगर के जीवन में अनेक दोष है, फिर भी मुझे यहाँ का जीवन ही पसंद है. यहाँ के लोग शिक्षित और प्रगतिशील होते हैं, नगर के में अच्छे स्कूल और कॉलेज होते हैं, इनके कारण मनपसंद शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की जा सकती है. अनेक संस्थाएं, पुस्तकालय आदि व्यक्ति
की योग्यता बढ़ाने में सहायक होते हैं। उन्नति के जितने अवसर नगर में हैं उतने गांव में नहीं, इसलिए मुझे नगरीय जीवन ही रुचिकर लगता है। ત્યારબાદ ત્રીજો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ કે શું કીધું છે, તો क्या तालाब का जल पीने के लिए योग्य है, यदि नहीं तो क्यों? तो તેના ઉપર આપણે વાત કરીએ। तालाब का जल पीने के लिए योग्य नहीं होता, શું કામે તે હવે આપણે જોશું। तालाब चारों ओर से बंद होता है, उसमें चारों ओर से बाहर की धूल मिट्टी गिरती है, पेड़ों के पत्ते गिरकर सड़ते रहते हैं, लोग तालाब के किनारे कपड़े धोते हैं और जानवरों को नहलाते हैं। यह सारी गंदगी तालाब के जल को दूषित कर लेती है। यह दूषित जल पीने से हैजा, पेचिस आदि तरह तरह की जानलेवा बीमारियां होने की पूरी संभावना होती है, इसलिए तालाब का जल पीने के योग्य नहीं है। तो આપણે આ ચિત્ર જોયું, એના ઉપરથી 3-4 પ્રશ્નના જવાબ પણ આપ્યા। હવે આપણે શું કરીશું તો કે થોડોક વાદ વિવાદ કરી લઈએ। તો અહીં चित्र आधारित બે વ્યક્તિ બકુલ અને સુહાસ વાદ વિવાદ શું કરે છે તે આપણે સાંભળીએ। બકુલ, नगर अपने पक्के और आलीशान मकानों, पक्की सड़कों और वाहन पर कितना भी गर्व करे, लेकिन सच तो यही है कि जो सुख शांति ग्रामीण जीवन में है वह नगर में नहीं मिल सकती। सुबह उठो, उगते ही सूर्य के दर्शन करो और दिल लगाकर अपने खेतों में काम करो। ताजा अनाज, ताजा फल और ताजी सब्जियां खाओ। सूर्यास्त होते ही घर में आकर सबसे मिलो, बातें करो, गांव की बैठक में दिलचस्प चर्चाएं करो। यह है गांव का आनंद, यह है गांव की मस्ती। मेलों में जाओ, बैलगाड़ी साइकिल की सवारी का रस लूटो। जीवन का यह रस शहरों में कहाँ नसीब हो सकता है? वहाँ तो सब कुछ नकली, बनावटी, 24 घंटे अशांति ही अशांति, भागम भाग। यह कोई जीवन है? ત્યારે સુહાસ એમનો જવાબ આપતા શું વિવાદ કરે છે તે હવે જોઈએ। वाहरे गांव के भक्त, इस 21वीं सदी में भी यह पिछड़ापन। नगर हमारे जीवन की प्रगति के परिचायक है, हमारी सभ्यता के प्रतीक है। वैज्ञानिक सभ्यता के फलने फूलने का अवसर नगरों में ही मिलता है। नगरों की भागदौड़ यहाँ के गतिशील जीवन की सूचक है। नगरों का शोरगुल यहाँ की जिंदादिली का सबूत है। यहाँ से तमाम स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट हमारी योग्यता का बढ़ाने में लगते रहते हैं। बुद्धि प्रतिभा की चमक दमक नगरों में ही देखी जा सकती है। मुझे तो अपनी नगरी सबसे अच्छी लगती है। અહીં તે બંને વચ્ચે આ વાદવિવાદ થયો તે આપણે જોયું। હવે આગળ વધીએ આપણે। તો અહીં આપણને મુદ્દા આપ્યા છે, તેના ઉપર આપણે વિજ્ઞાન વરદાન છે કે અભિશાપ તે જોવાનું છે કે नीचे दिए हुए मुद्दे के आधार पर विज्ञान वरदान है या अभिशाप, इस विषय के एक पक्ष पर अपने विचार कारण सहित प्रस्तुत कीजिए। तो पहलू यहाँ જોઈએ तो प्रदूषण, बिजली, अंतरिक्ष की खोज, डॉक्टरी सुविधा, दूरभाष, कंप्यूटर, परमाणु बम, पिस्तौल, यातायात, ग्लोबल वॉर्मिंग। थाना विषय હવે આપણો મંતવ્ય નાખીએ। प्रत्येक वस्तु के दो पहलू होते हैं, एक पहलू उसकी अच्छाइयाँ बताता है, दूसरे में उसकी बुराइयाँ दिखा जाती है। विज्ञान को भी हम कसौटी पर कसे तो सबसे पहले उसके अच्छे पहलू हमारे सामने आते हैं। विज्ञान ने बिजली की खोज कर मानव जाति पर बड़ा उपकार किया है। ट्यूबलाइट, पंखे, एसी, कूलर, फ्रिज, गीजर, लिफ्ट तथा बिजली से चलने वाली अन्य मशीनें विज्ञान की अद्भुत देन है। डॉक्टरी पेशे में तमाम उपकरण, एलोपैथी दवाइयाँ विज्ञान ने ही हमें दी है। टेलीफोन और मोबाइल हमें विज्ञान से मिले। फिल्म और दूरदर्शन विज्ञान के ही उपकार है। कंप्यूटर देकर तो विज्ञान ने आज की दुनिया ही बदल डाली है। मोटर, बस, ट्रेन, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज आदि वाहन भी विज्ञान के ही दिए हुए हैं। विज्ञान के कारण आज मनुष्य अंतरिक्ष में पहुंच गया है। चांद की धरती पर उसने अपने कदम रख दिए हैं। विज्ञान के इन अनमोल वरदानों के कारण मानव आज धरती पर ही स्वर्ग के सुख लूट रहा है। હવે તેના અભિશાપ એટલે કે ગેરફાયદા જોઈએ। इन सब वैज्ञानिक आविष्कारों के साथ ही विज्ञान ने बंदूक, पिस्तौल, परमाणु बम जैसे हिंसा और विनाश के साधन भी हमें दिए हैं। विज्ञान के कारण आज जल, थल और वायु में प्रदूषण भी बढ़ा है। इसमें संदेह नहीं है कि विज्ञान के अभिशाप है,
परंतु विज्ञान के वरदानों की तुलना में उसके अभिशाप खतरनाक होने पर भी कमजोर पड़ जाते हैं। सच तो यही है कि यदि विज्ञान न होता तो मानव जाति आज भी वही जीवन जीती जो आदिकाल में जंगलों में रहने वाले लोग जीते थे। इसलिए हमें विज्ञान को वरदान और आधुनिक वैज्ञानिकों को आधार मानना चाहिए। उनके प्रयत्नों से ही हमें वैज्ञानिक सुविधाएं मिली है। तो આપણે વિવાદ કર્યો કે વિજ્ઞાન વરદાન છે કે અભિશાપ છે। હવે આગળ વધીએ તો નેક્સ્ટ વાદ વિવાદ આપણો એવો છે કે કોણ શક્તિશાળી है, कलम या तलवार। अपने विचार कारण सहित बताइए। तो अपना विचार रजू करिए। एમાં कलम लिखने का काम करती है, तलवार युद्ध में काम आती है। कलम के साथ दिमाग की शक्ति जुड़ी है, तलवार के साथ शारीरिक बल जुड़ा है। कलम कविता, कहानी, उपन्यास, जीवन चरित्र आदि लिखती है, तलवार गले काटती है और खून बहाती है। कलम आनंद देती है, उससे समाज में सुख शांति का प्रसार होता है। वह लोगों को दिल जीतती है, वह बुरों को अच्छा बनाती है। रामायण पढ़कर कितने ही रावण राम बन गए। गांधी जी की आत्मकथा ने कितने ही बुरे लोग को अच्छा बना दिया। व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, तुलसीदास, रविंद्रनाथ टैगोर, शेक्सपियर आदि कलम के कारण मरकर भी अमर हो गए। कलम ने कई सिंहासन पलट दिए हैं। फ्रांस की राज्य क्रांति रूसो, वाल्टियर की कलम की ताकत से ही हुई थी। तलवार रक्षा का साधन जरूर है, पर उसकी शक्ति कुछ समय तक ही रहती है। कलम की शक्ति युग युग तक छाई रहती है। इसलिए मेरे विचार से तलवार की अपेक्षा कलम ही अधिक शक्तिशाली है। तो અહીં આપણે વાદ વિવાદ કર્યો કે કલમ અને તલવાર વચ્ચે શક્તિશાળી કોણ છે। ત્યારબાદ આપણે જોઈએ दी गई सामग्री पढ़िए और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो હવે આપણે આજે આપેલો છે લેખ તે આપણે જોશું। વાંચીએ સૌપ્રથમ। बहुत दूर जन्म ले रहा है धरती जैसा ग्रह। नासा की दूरबीन ने दिखाई पृथ्वी के जन्म जैसी तस्वीर। 424 प्रकाश वर्ष दूर है नया ग्रह। शिकागो एफसी हमारी पृथ्वी के 424 प्रकाश वर्ष दूर गर्म गर्दो गुवार के बांधे धरती जैसा एक ग्रह आकार ग्रहण कर रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक 1 करोड़ से 1.6 करोड़ वर्ष को उम्र वाले इस ग्रह का सौरमंडल अभी मुश्किल से किशोरावस्था में है। लेकिन जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के एप्लाइड फिजिक्स प्रयोगशाला के मुखिया कैरी सिसे के मुताबिक यह पृथ्वी जैसे ग्रह के जन्म लेने की बिल्कुल सही अवस्था है। इस सौरमंडल के 2 तारों में से एक के इर्द गिर्द धूल ही गहरी रिंग बन गई है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह रिंग सौरमंडल के बसने योग्य क्षेत्र में जमा हो रही है और एक दिन इस जगह पर धरती जैसा मिट्टी पत्थर से बना ग्रह जन्म लेगा, जिससे पानी भी मौजूद होगा। सिसे कहते हैं कि सूर्य जैसे तारे के चारों ओर धूल को ऐसी पट्टियों का जन्म लेना बहुत दुर्लभ घटना है और इसके बाहर की और बर्फीला बेल्ट से वह संभावना बनती है कि एक दिन इस ग्रह में पानी भी मौजूद होगा। उन्होंने कहा कि ग्रह का रूप ले रही धूल उन्हीं पदार्थों में बनी है जिनसे हमारी पृथ्वी के क्रस्ट व कोर का निर्माण हुआ है। शिष्य के अनुसार इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि एक दिन वहाँ धरती जैसा जीवन भी पनपे। उन्होंने कहा कि वह धरती के जन्म की घटना को दोबारा देखने जैसा अनुभव है। इस दुर्लभ ब्रह्मांडीय घटना की तस्वीरें नासा के स्मिट्जर स्पेस टेलीस्कोप ने उतारी है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन दृश्यों को धरती तक टेलीस्कोप तक पहुंचने में 424 वर्ष लग गए, लेकिन एक नए ग्रह के जीवन की तुलना में यह पल के झपकने जैसा है। उन्होंने बताया कि इस ग्रह को हमारी पृथ्वी जैसा रूप ग्रहण करने में अभी और 10 करोड़ साल लग सकते हैं। तो हवे સૌપ્રથમ તો અહીં આપણને દિનાંક આપેલી છે કે સાભાર હિન્દુસ્તાન 5 ઓક્ટોબર 2007માં, એટલે કે આ જે લેખ છે એ 5 ઓક્ટોબર 2007માં આવ્યો હતો। હવે એના આપણે પ્રશ્ન જવાબ જોશું। તો પ્રશ્ન જવાબ આપણને એવા આપેલા છે।
अंतरिक्ष की किस घटना से वैज्ञानिक उत्साहित है? तो अपने ख्याल है कि वैज्ञानिक इस घटना से उत्साहित है कि अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा एक नया ग्रह जन्म ले रहा है। बीजो प्रश्न एवो छे कि पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए अंतरिक्ष में किस प्रकार की स्थिति होना आवश्यक है? तो ये पण आपने ऊपर लेखो तो एमां जवाब आप्यो तो कि पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए यह आवश्यक है कि अंतरिक्ष में पानी मौजूद हो, इसके साथ धूल मिट्टी की परत हो, ऐसी चट्टानें हो जिनसे पृथ्वी की ऊपरी परतों का निर्माण हुआ है। હવે નીચે આપણે જોઈએ તો રેખા ખીંચકર સહી જોડ મિલાઈએ, જે આપણે જોડકા જોડતા હોય તેની વાત કરેલી છે। તો અહીંયા પહેલું છે 424 પ્રકાશ વર્ષ, એમાં આવશે પૃથ્વી से नए ग्रह की दूरी 1.6 करोड़ वर्ष, मीन्स के नए ग्रह की उम्र है, એટલે કે નવા ગ્રહની જે ઉંમર છે તેની વાત કરેલી છે। 10 करोड़ वर्ष એટલે કે પૂર્ણ ગ્રહ बनने में लगने वाला समय, કે જેટલો સમય પૂર્ણ ગ્રહ બનવામાં લાગશે એટલો, રેડી, એટલે કે 10 કરોડ વર્ષમાં તે આવશે। પછી છે સ્પિટ્ઝર સ્પેસ એટલે કે નાસા કા ટેલિસ્કોપ છે કે જેની મદદથી આપણે જોયું હતું કે કયો ગ્રહ ક્યાં બની રહ્યો છે। અને કેરીસી છે કે જે એક વૈજ્ઞાનિક છે, રેડી। તો અહીં આપણે આજે વાદ વિવાદની અંદર મુદ્દા વિશે ચર્ચા કરી છે। આજનો આપણો હિન્દીનો લેક્ચર અહીં પૂરો કરીએ છીએ। ખૂબ જ સરસ મજાનું વિચાર રજૂ કરવાવાળો પાઠ આજે આપણે સમજ્યા છીએ। થેન્ક યુ।